नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो भारतीय मानसून पर एल नीनो का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है इसके संदर्भ में है। इसके पहले के वीडियो में मैंने भारतीय जलवायु के संदर्भ में एक सामान्य परिचय देते हुए भारतीय जलवायु पर मानसून का प्रभाव कैसे पड़ता है, कौन से कारक हैं और कौन से तंत्र हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं, इसके संदर्भ में 4 संकल्पनाओं के बारे में बात की थी, जिसमें से 2 संकल्पनाएं मेरे द्वारा करवाई जा चुकी है। एक चिरसम्मतकालीन सिद्धांत या तापीय सिद्धांत, जिसे क्लासिकल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। आज का थ्योरी जो है वह आज का जो वीडियो है वह भारतीय मानसून पर एल नीनो के प्रभाव के संदर्भ में है। तो ध्यान देंगे कि एल नीनो, सबसे पहले हम जानेंगे कि एल नीनो क्या है। तो ध्यान देंगे, दक्षिणी अमेरिका या दक्षिणी जलधारा गर्म जलधारा है जिसे एल नीनो के नाम से जाना जाता है, और यह जलधारा किस प्रकार भारतीय मानसून को प्रभावित करती है उसको हम आज इस वीडियो में जानेंगे। इस जलधारा को जानने के पहले सबसे पहले हम लोग कौन कौन से क्षेत्र हैं जो एल नीनो के कैचमेंट एरिया में आते हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि यह नॉर्थ अमेरिका है और यह साउथ अमेरिका, जो एल नीनो का ओरिजिनेट स्थल है, जहां से एल नीनो की उत्पत्ति होती है। इसके बाद एल नीनो जो है वह अपने स्थान से मूव करता है पश्चिम की ओर, और पश्चिम की ओर मूव करते हुए यह यहाँ पर इंडियन ओशन के क्षेत्र में प्रवेश करता है ये क्षेत्र, और यहाँ के बाद यह भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तो ये सबसे पहले दक्षिणी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और इसके साथ संबंधित दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह को हम लोग जान ले। तो यह है दक्षिणी प्रशांत महासागर, यह है हिंद महासागर, यह ऑस्ट्रेलिया है, यह जो है एक द्वीप है न्यू गुयाना, जिसका आधा भाग जो है वह पश्चिम का भाग वह एशियाई महाद्वीप का अंग है, और पूरब का जो भाग है वह ओशनिया महाद्वीप का अंग है। यह एक महत्वपूर्ण द्वीप है सुलावेसी, यह एक महत्वपूर्ण द्वीप है दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक महत्वपूर्ण द्वीप है जिस पर 3 देशों का अधिकार है। वे 3 देश कौन से हैं? तो यहाँ पर एक देश है ब्रुनेई, उसके बाद नीचे का भाग जो है वह इंडोनेशिया का कालीमंटन, और इसके इधर यह भाग जो है वह मलेशिया का सारावाक, और यह है साबा। अर्थात मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई, ये 3 कंट्री का क्षेत्र आता है इस बोर्नियो द्वीप पर। यह है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। तो हम लोग देखते हैं एल नीनो जो है वो ऑरिजिनेट कैसे करता है। तो ध्यान देंगे, इसके संदर्भ में हमको सबसे पहले 3 बातों को जानना आवश्यक है। पहली बात है, सूर्य का आभासी रूप से जब उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति होती है, और जब सूर्य की विषुवत रेखा पर जो स्थिति होती है उसको हमको जानना है कि कौन कौन से डेट हैं। उसके बाद हमें उस क्षेत्र में चलने वाली व्यापारिक हवाओं के मूवमेंट को जानना है, ठीक है, और उसके बाद कैसे लो प्रेशर और हाई प्रेशर का जनरेशन होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो एल नीनो को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले यह क्षेत्र जो है वह 0 डिग्री की रेखा है, 0 डिग्री का क्षेत्र है जिसे इक्वेटर के नाम से जानते हैं, और यह एक ऐसा क्षेत्र है, वह रेखा है जहां साल में 2 बार सूर्य की किरणें बिल्कुल वर्टिकल पड़ती है। वे कौन कौन से डेट हैं? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं शुरू में इसको इस तरह 21 मार्च की स्थिति, ठीक है। 21 मार्च वह क्षेत्र है जब इक्वेटर पर सूर्य की किरणें बिल्कुल वर्टिकल पड़ती है। क्लियर है? इसके बाद सूर्य की स्थिति जो होती है उत्तरायण होती है, अप्रैल में या यहाँ, मई में यहाँ, और जून में सूर्य की स्थिति जो है वह कर्क रेखा पर बिल्कुल वर्टिकल होती है। यह कर्क रेखा का क्षेत्र है, यह विषुवत रेखा का क्षेत्र है। क्लियर है? उसके बाद हम ध्यान देंगे कि सूर्य का जो आभासी रूप से उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति होती है, परिवर्तित होती है, वह कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में होती है। इसके ऊपर सूर्य की स्थिति कभी लंबवत नहीं होती है, और मकर रेखा के नीचे सूर्य की स्थिति कभी लंबवत नहीं होती है। यह मैंने पूर्व के चैप्टर में आपको बता दिया है, जिसमें हमने बताया था मोमेंट ऑफ द मोशन ऑफ द अर्थ। क्लियर है? अब क्या होता है कि यह डेट है 21 जून, ठीक है, वह डेट जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल वर्टिकल पड़ रही है। क्लियर है? अब इसके बाद सूर्य की स्थिति जो है वह पुनः कर्क रेखा से नीचे की ओर आना शुरू करेगी, और जुलाई में यह यहाँ, अगस्त में यहाँ, और सितंबर का क्षेत्र 23 सितंबर वह दिन है जब सूर्य की किरणें पुनः इक्वेटर पर आ जाती हैं। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर वे 2 दिन हैं जब सूर्य की किरणें बिल्कुल वर्टिकल पड़ती है इक्वेटर पर, और जिसके कारण क्या होता है, यहां पर सालों भर ऊंचा तापमान बना रहता है। लेकिन ध्यान देंगे 23 सितंबर के बाद पुनः सूर्य की स्थिति जो होती है वह दक्षिणायन होनी शुरू हो जाती है, और 22 दिसंबर को
सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत हो जाता है, क्योंकि 23 सितंबर के बाद अक्टूबर को यहां, नवंबर को यहां और दिसंबर को सूर्य की स्थिति यहां हो जाती है। ध्यान देंगे एक एक माह में सूर्य की स्थिति में 8 डिग्री का परिवर्तन होता है, लगभग 8 डिग्री का परिवर्तन होता है। अब हम समझेंगे कि ये स्थिति क्या है। सबसे पहले 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को कहेंगे कि यह स्थिति होती है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स होती है, इसको हिंदी में कहा जाता है विषुव। विषुव क्या है? वह दिन जब सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा पर बिल्कुल लंबवत होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। क्लियर है? तो 23 सितंबर को हम लोग यहां पर समझते हैं। 23 सितंबर वह डेट है जब विषुव की स्थिति होती है, अर्थात सूर्य की किरणें बिल्कुल वर्टिकल इक्वेटर पर पड़ रही हैं, और जब वर्टिकल पड़ेगी तो क्या होगा, यहां का तापमान जो है वह काफी ऊंचा होगा और यहां की हवाएं, धरातल की हवाएं जो है वह गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी। जब गर्म होकर ऊपर उठेगी तो यहां पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और यहां पर लो प्रेशर के कारण क्या बनेगा, तापीय विषुवत रेखा या ITCZ की स्थिति बनेगी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या बनेगा, ITCZ, अर्थात 23 सितंबर को इक्वेटर पर ITCZ की स्थिति बनेगी, और जिसके कारण क्या होता है कि ध्यान देंगे, जिसके कारण मैप में यहां पर मैं अलग से बना रहा हूं कि ध्यान देंगे कि यह 0 डिग्री है, यह 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र है, यह 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र है। जब यहां पर ITCZ बनेगा अर्थात लो प्रेशर का केंद्र बनेगा, तो दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाएं इस क्षेत्र की ओर मूव करेगी, यहां के लो प्रेशर के क्षेत्र को भरने के लिए, क्योंकि ITCZ का जो क्षेत्र होता है वह निम्न दाब का केंद्र होता है। यहां पर इसको भरने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? विषुवत रेखा के पास। अब क्या होता है, 23 सितंबर के बाद जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होनी शुरू होती है, और यह अक्टूबर में यहां, नवंबर में यहां और दिसंबर में यहां, तो क्या होता है कि सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति के साथ में, ध्यान देंगे, सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति के साथ में तापीय विषुवत रेखा भी जो है वह उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकती है। जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण होगी तो थर्मल इक्वेटर जो है वह उत्तर की ओर शिफ्ट करेगा, और जब सूर्य की स्थिति क्या होगी, दक्षिणायन होगी, तो थर्मल इक्वेटर जो है वह दक्षिण की ओर शिफ्ट करेगा। तो यहां पर 23 सितंबर के बाद क्या स्थिति हो रही है कि थर्मल इक्वेटर दक्षिण की ओर शिफ्ट कर रहा है, अर्थात निम्न दाब का क्षेत्र जो है वह दक्षिण की ओर शिफ्ट करते जा रहा है। परिणाम स्वरूप स्थिति क्या होगी कि इस क्षेत्र में जो व्यापारिक हवाएं चल रही है वह या तो लुप्त हो जाएंगी या अपना जो डायरेक्शन, अपनी जो अपना स्थान को परिवर्तित कर लेगी, और इस क्षेत्र में क्या होगा, ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं जो है वह विषुवत रेखा को क्रॉस कर इस तरीके से मूव करेगी। ध्यान देंगे, यह व्यापारिक हवाएं हैं, इस तरह मूव कर रही है। अब तापीय विषुवत रेखा सितंबर में, अगर अक्टूबर में यहां बना, नवंबर में यहां बना और दिसंबर में यहां बना, तो दिसंबर की स्थिति हम समझ रहे हैं कि जब तापीय विषुवत रेखा की स्थिति यहां बनती है, दक्षिण की ओर शिफ्ट करती है, तो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं जो इस तरीके से चल रही है वह क्या करेंगी, इस निम्न दाब के केंद्र को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध में इंटर करेगी। लेकिन जब दक्षिणी गोलार्ध में इंटर करेंगी तो क्या होगा, हम जानते हैं कि उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति के समय में हवाओं की दिशा में एक विक्षेप उत्पन्न होता है जो पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है। तो क्या होता है विक्षेप कि जैसे ही ये इक्वेटर को क्रॉस करेगी, फेरेल के नियम के अनुसार या कोरियोलिस फोर्स के अनुसार इसकी दिशा जो यहां पर दाहिनी ओर अपनी प्रवाह दिशा के, ये इस तरीके से मूव कर जाएगी बाईं ओर, अर्थात अब हवाएं इस तरह मूव करेगी दक्षिणी गोलार्ध में लो प्रेशर के केंद्र को भरने के लिए। जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में मूव करेगी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, तो क्या करेगी, क्योंकि वह हवा है तो अपने साथ हम जानते हैं कि हवाएं जो है वह सागरीय जलधाराओं की दिशा को भी प्रभावित करती हैं। तो जब ये इस दिशा में चलेगी तो यहाँ का जो अधिक जल जो गर्म होकर के यहाँ पर संग्रह हो गया था जब सूर्य की स्थिति 23 सितंबर को थी, तो क्या होगा, यह अधिक जल इस हवा के साथ में इस तरीके से मूव करेगा और 23 सितंबर को यह यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? और यह वह क्षेत्र है, ध्यान देंगे, नीचे से एक जलधारा चल रही है। जब तापीय सूर्य की स्थिति उत्तरायण थी तो यह जलधारा जो है हम्बोल्ट जलधारा, यह कंटिन्यू यहां तक आती थी। लेकिन जैसे सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हुई, इन हवाओं का प्रभाव पड़ा और ये हवाएं चलने लगी। चूंकि विषुवत रेखा से चल रही है हवाएं, तो ये हवाएं गर्म है, ये गर्म होकर गर्म हवाएं जो है अपने साथ गर्म पानी को लेकर आ रही हैं और यहाँ पर ठंडी जलधाराओं के क्षेत्र से इसका मिलन हो रहा है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब यहाँ पर यह मिल रही है, ध्यान देंगे,
देंगे कि जब यहाँ पर इस हवाओं का संगम हो रहा है तो क्या होती है, यहाँ पर गर्म और ठंडे पानी का संगम होने के कारण यह मत्स्यन का एक महत्वपूर्ण केंद्र हो जाता है। मछली उत्पादन का जो, क्यों हम जानते हैं कि जहाँ भी गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर मछली उत्पादन का एक महत्वपूर्ण बैंक बनता है, महत्वपूर्ण केंद्र बनता है। जैसे उत्तरी सागर में है ग्रांड बैंक है, न्यू फाउंडलैंड के पास ग्रांड बैंक है, उत्तरी सागर में डॉगर बैंक है मछली उत्पादन के, तो यहाँ भी मछली उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता है। लेकिन महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि इस क्षेत्र में जब यहाँ पर 22 दिसंबर की स्थिति होती है, इसके बाद सूर्य की स्थिति पुनः उत्तर की ओर मूव करना शुरू करती है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान देंगे कि ये 22 दिसंबर का समय है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मतलब समय आगे बढ़ता है, तो 3 जनवरी का डेट आता है, 3 जनवरी 3 जनवरी का डेट आता है। ध्यान देंगे पृथ्वी के घूर्णन के क्रम में, पृथ्वी के रिवोल्यूशन के क्रम में यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि इसी डेट को उपसौर की स्थिति आती है। कौन सी स्थिति आती है? उपसौर। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में जो मूवमेंट होता है, तो उस मूवमेंट के क्रम में 2 डेट हैं, एक 3 जनवरी जिसे उपसौर कहा जाता है और एक 4 जुलाई जिसे अपसौर कहा जाता है। तो 3 जनवरी की डेट में क्या होता है कि सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है और इस समय सूर्य जो है पृथ्वी से निकटतम स्थिति में होता है, और जब निकटतम स्थिति में होता है तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में 7% टेम्परेचर जो है अधिक प्राप्त होता है, जिसके कारण दक्षिणी प्रशांत महासागर का जल जो है वह काफी गर्म हो जाता है उत्तरी प्रशांत महासागर की तुलना में। क्लियर है? अब क्या होता है कि यह गर्म जल जो है व्यापारिक हवाओं, चूंकि ये व्यापारिक हवाएं जो दक्षिण की ओर शिफ्ट कर गई थी, अब सूर्य की धीरे धीरे उत्तर स्थिति के कारण यह व्यापारिक हवाएं भी धीरे धीरे अपने स्थान पर आने का प्रयास करती है और व्यापारिक हवाओं की प्रवाह दिशा के अनुकूल तथा गर्म और ठंडी जलधाराओं के कारण उत्पन्न चक्रवात के कारण हवाएं जो हैं यह इधर से इधर चलती हैं, और हम ध्यान देंगे यहां पर जो चक्रवात बनता है उसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो दिशा होती है वह पूर्व से पश्चिम की होती है। क्लियर है? तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है व्यापारिक हवाओं का सहयोग लेकर इस तरीके से आगे बढ़ता है, और यह चक्रवात जो है अपने साथ में जल की धारा को भी लेकर आगे बढ़ता है। चूंकि प्रशांत महासागर का क्षेत्र इतना बड़ा है कि इस जलधारा को यहां से यहां तक पहुंचने में 3 महीने का समय लग जाता है। क्लियर है? 3 महीने का। तो 22 दिसंबर के बाद में 21 मार्च तक यह जलधारा जो है यहां से यह दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह तक पहुंचती है। यह न्यू गिनी का क्षेत्र है और सुलावेसी का क्षेत्र है। ध्यान देंगे कि इसी जलधारा को जो गर्म और ठंडी जलधाराओं के रूप में आगे बढ़ती है, चूंकि यह जलधारा गर्म है और इसी जलधारा को पानी को लेकर यह आगे बढ़ रही है, तो यह गर्म पानी की जो धारा है इसे ही एल नीनो के नाम से जाना जाता है। और यह एल नीनो जो है जब यहां पहुंचती है, तो जब तक एल नीनो का प्रभाव यहां तक रहता है तब तक भारतीय मानसून पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब यह एल नीनो जो है यहां से टकराकर दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह से होते हुए यहां पर यह इंडियन ओशन में, जैसे मलक्का है, मक्कासार है, सुंडा ट्रेंच है, जल संधि है, इनसे होते हुए जब यह इंडियन ओशन में प्रवेश करती है तो इस समय क्या हो जाता है, इस समय सूर्य की स्थिति होती है 21 जून के समय कहां पर? कर्क रेखा पर। अब जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर है, इसका मतलब कि यहां का टेम्परेचर भी अधिक है, अर्थात जब टेम्परेचर अधिक होगा तो यहां पर कौन सा केंद्र बनेगा? लो प्रेशर का क्षेत्र। यहां का थार डेजर्ट जो है वह काफी गर्म हो जाता है, तिब्बत का पठार जो है काफी गर्म हो जाता है, और यह क्षेत्र जो है लो प्रेशर के रूप में जाना जाता है। लेकिन उल्लेखनीय है कि ध्यान दिएगा, जब एल नीनो का प्रभाव यहां तक था तब तक भारतीय मानसून पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि यहां की हवाएं इस तरीके से मूव करती थी भारत में वर्षा कराने के लिए, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस समय यहां पर हाई प्रेशर की स्थिति रहती थी। लेकिन जब एल नीनो की स्थिति पहुंच गई इंडियन ओशन में, तब क्या हुआ? चूंकि यह गर्म पानी का क्षेत्र है और गर्म पानी का स्रोत है, और गर्म पानी जो है यहां के तापमान को बढ़ा देती है, और जब तापमान बढ़ जाएगा तो क्या होगा? यहां भी लो प्रेशर की स्थिति बन जाएगी। यहां भी लो प्रेशर, यहां भी लो प्रेशर, मतलब कॉमन लो प्रेशर होगा, जिसके कारण व्यापारिक हवाएं जो है वह कमजोर हो जाती है और वह भारत की ओर जाने नहीं लगती है वर्षा कराने के लिए। तब क्या होता है? अब ध्यान दिएगा कि जब लो प्रेशर की स्थिति यहां होगी तो यहां की हवाएं जो है ऊपर की ओर उठेगी।
ठीक है, और यहां का हवा भी ऊपर की ओर उठेगा। लेकिन चूंकि दोनों कॉमन लो प्रेशर है, अतः हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवाएं अब नहीं चल रही यहां पर, और व्यापारिक हवाएं भी यहां पर लुप्त हो जा रही हैं। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, फिर एल नीनो जो है वह कैसे प्रभावित करेगा भारतीय मानसून को। तो यहां पर यह तिब्बत का जो पठार है, हम पढ़े थे जेट स्ट्रीम थ्योरी में कि तिब्बत का पठार जो है वह गर्मी के दिनों में हीट इंजन के रूप में काम करता है। ठीक है, यहां से, हाँ, चूंकि यह काफी ऊंचा पठार है, यहां से और इसके दोनों ओर पर्वत है, तो जब यहां से गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती है संवहन के रूप में, तो यहां से हवाएं ऊपर उठते हुए भारतीय द्वीप से, भारतीय भूखंड से होते हुए यह अरब सागर और इंडियन ओशन पर गिरती है। जब यह शक्तिशाली रहेगी तब क्या होगा, यहां के लो प्रेशर से ऊपर उठती हवाओं को वह दबा देगी, ऊपर उठने नहीं देगी। और जब यह दबा देगी तो क्या होगा कि भारतीय मानसून जो है यह इस डायरेक्शन में भारत की फ्लो करेगा। अगर यह पूर्वी जेट स्ट्रीम काफी स्ट्रांग है तब यह इतनी बुरी तरीके से दबाएगी कि इसको ऊपर उठने का मौका नहीं देगी और भारत में जो है बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। लेकिन अगर यह पूर्वी जेट स्ट्रीम सामान्य है तो भारत में सामान्य वर्षा होगी। लेकिन अगर यह पूर्वी जेट स्ट्रीम काफी हल्की एक कमजोर है तब क्या होगी, यहां पर यह हवाओं को ऊपर उठने से, यहां की हवाओं को ऊपर उठने से नहीं रोकेगी और क्या होगा, यहां लो प्रेशर मजबूत केंद्र बनेगा और हवाओं की दिशा को डाइवर्ट कर देगा, जिससे भारत में वर्षा नहीं होगी और भारत में सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रभाव है एल नीनो का। अब ध्यान देंगे कि भारतीय मानसून जो है, चूंकि यहां पर लो प्रेशर, यहां पर लो प्रेशर और यह पूर्वी जेट स्ट्रीम जब कमजोर हो जाती है तब यहां पर क्या होता है कि एल नीनो का प्रभाव पड़ता है और भारत में बारिश नहीं होती। तो यही है हमारा एल नीनो प्रभाव। लेकिन एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहां पर ध्यान देंगे कि जब हम एल नीनो को समझ लेंगे तो इसी के साथ एक दूसरी धारा को भी हमको समझना है, वह है ला नीना। एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप पुनः जान लेंगे कि यह एल नीनो का मैकेनिज्म मैंने बताया। एल नीनो का जो फैक्ट है, एल नीनो का जो फैक्ट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह एक यह है कि एल नीनो किस भाषा का शब्द है। तो एल नीनो एक स्पेनिश भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईसा का बच्चा, अर्थात प्रभु यीशु का शिशु। क्यों कहा गया प्रभु यीशु का शिशु? क्योंकि 22 दिसंबर जो है वह डेट होता है जब एल नीनो प्रभावी होता है। 22 दिसंबर को जब सूर्य की स्थिति मकर में कप है और 25 दिसंबर जो है वह डेट है जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। तो चूंकि डेट लगभग उसी के आसपास का क्षेत्र है, इसीलिए यहां के तट के, पेरू के तट के जो नाविक जो हैं, इन्होंने इसको नाम दिया एल नीनो, अर्थात प्रभु यीशु का बच्चा। क्लियर है? अब एल नीनो के साथ में हम एक महत्वपूर्ण वर्ड समझेंगे, ला नीना। ला नीना क्या है, ध्यान देंगे। सबसे पहला ध्यान देंगे कि एल नीनो एक गर्म जलधारा है और ला नीना जो है एक ठंडी जलधारा है। और एल नीनो के कारण जिन जिन क्षेत्रों में सूखे के प्रभाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, ला नीना के द्वारा उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होती है। एक महत्वपूर्ण अंतर है कि एल नीनो गर्म जलधारा, ला नीना ठंडी। एल नीनो के द्वारा जिन जिन क्षेत्रों में सूखा की स्थिति उत्पन्न की गई थी, ला नीना के द्वारा उन क्षेत्रों में भारी बारिश लाई जाती। अब समझते हैं हम लोग कि ला नीना क्या है। ध्यान देंगे कि जब यहां से एक जल की धारा जो है यह इस दिशा में बढ़ रही है तो यह कहां पहुंचती है, सीधे इस क्षेत्र के पास में, इस क्षेत्र में और सुलावेसी के पास में, बोर्नियो के न्यू गिनी के पास का क्षेत्र है। अब जब यहां से यह जलधाराएं पहुंच रही है तो क्या होता है कि यहां पर जल का जमाव काफी अधिक हो जाता है। कुछ जलधाराएं इधर जाती है, कुछ इधर आती है, लेकिन साथ में यहां पर जल का जमाव अधिक हो जाने से यहां का सी लेवल जो है लगभग 60 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है। अब ऊंचा होने के कारण क्या होता है, जब ऊंचा होगा और साथ में यहां का जल वहां जा रहा है तो यहां का सी लेवल जो है नीचा हो जाएगा। अब ध्यान देंगे कि जब यहां का सी लेवल ऊंचा है और 60 सेंटीमीटर है तो अधिक भार जो है नीचे की जलधाराओं पर पड़ेगा और नीचे की जलधाराओं पर जो प्रेशर पड़ेगा तो यहां से लगभग 300 मीटर तक यह नीचे की ओर जाएगा। और नीचे की ओर जाने पर जान रहे हैं कि यहां पर टेम्परेचर काफी कम होता है समुद्र के नीचे 300 मीटर की गहराई पर। तो ठंडे जल की एक राशि 300 मीटर नीचे से इस तरीके से आगे बढ़ेगी और यह पहुंचेगी इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में यहां पहुंचेगी और यहां पहुंचकर पुनः यह यहां के वैक्यूम को भरने के लिए ऊपर की ओर निकलेगी और पुनः इस क्षेत्र में, इस दिशा में आगे बढ़ेगी। तो एल नीनो की समाप्ति के बाद यह जलधारा एक राशि आगे की ओर बढ़ रही है, यहां की धारा ऊपर की ओर निकल रही है और पुनः
ठंडी धारा के रूप में यह आगे बढ़ रही है, और यही धारा आगे बढ़ करके जब यहां पर एल नीनो के द्वारा लो प्रेशर बनाया गया था, यह ठंडा पानी का क्षेत्र यहां पर हाई प्रेशर की स्थिति बनाती है, और इसी हाई प्रेशर के द्वारा भारतीय भूखंड के लो प्रेशर के क्षेत्र में जलवाष्प भरी हवाओं को प्रवेश कराया जाता है, जिससे भारत में बारिश होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था इंडियन मानसून का, जिसमें मैंने आपको एल नीनो का और ला नीना का मैकेनिज्म आपको समझाया। अगले टॉपिक में मैं एक नए टॉपिक को, अगले क्लास में मैं एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आऊंगा। धन्यवाद।